हेलो दोस्तों, तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समानांतर श्रेणी का लेसन नंबर पहला। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है इस लेसन का पूरा कंटेंट बढ़िया से बता दिए हैं, किस प्रकार से फार्मूला को प्रूफ किया जाता है, फार्मूले कैसे याद रखे जाते हैं, ये हमारे पिछले वीडियो में सारा बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से। तो जैसा कि देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को आपको पढ़कर ये बताना है कि क्या यह प्रश्न जो लिखा हुआ है वह समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जो है वो, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। यानी इस टैक्सी से अगर पहला किलोमीटर आप जाइएगा, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो पहला 1 किलोमीटर का आपसे पैसा लिया जाएगा 15 रुपया। कितना रुपया ले जाएगा? तो पहले किलोमीटर के लिए, यानी पहला किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो इसके लिए किराया आपसे कितना रुपया ले जा रहा है? 15 रुपया। कितना रुपया लेगा? 15 रुपया। अगर कि और प्रत्येक अतिरिक्त किराया के लिए वह 8 रुपया लेता है ज़्यादा। माने अगले बार दूसरा किलोमीटर अगर आप जाते हैं पर मीटर, माने कि यहाँ आगे 1 किलोमीटर आगे बढ़ गए, फिर अगला 1 किलोमीटर आप चल गए, तो 1 किलोमीटर चले तो पहला ले रहा था, कितना ले रहा था? 15 रुपया। तो अब जो है 15 में 8 आपको ऐड कर लेगा, ठीक है। 8 का ऐड करेगा तो कितना लेगा? क्या 8 5 मैंने यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा? 23 रुपया। कितना रुपया ले लेगा? 23 रुपया। फिर उसी प्रकार से अगला 1 किलोमीटर आप और आगे जा रहे हैं, ठीक है। फिर से 1 किलोमीटर आप आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या कर रहा है? 8 रुपया अधिक ले लेगा, तो कितना होगा? 8 3 11 31 रुपया। कितना रुपया लेगा? 31 रुपया। फिर उसी प्रकार से जैसे ही आप 1 किलोमीटर फिर से आगे बढ़िएगा, तो हर बार जो है 8 रुपया आपको बार बार जोड़ के लिया जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कि हर बार जो है 2 लगातार मतलब कि जब किराया हम दे रहे हैं तो 2 लगातार किलोमीटर के बीच में 8 रुपया का अंतर है। तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, यह जो सवाल है यह AP में है। यह क्या है? AP में है, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर दूसरा पर। तो इसमें देखिए ध्यान से लिखा हुआ, किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है वह जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है? तो निकाल देता है। तो इतना जो है शेष का प्रत्येक बार निकल जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे तो लिखेंगे इस तरह से, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा का भाग, मान लीजिए बेलन में उपस्थित हवा का भाग कितना है? तो 1 है। कितना है? 1 है, या तो उसको वॉल्यूम भी मान सकते हैं। तो मान लिया हमने 1, ठीक है। अब 1 है, अब यहाँ पर से निकालने का शुरू करिए। कहता है कि अब हवा को निकाला जाता है, ठीक है। वायु निकाला जाता है, पहला बार निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वायु निकाला जाता है, वायु निकाला जाता है, वायु निकाला जाता है। गौर से देखिए, तो वायु कितना निकाला जाता है? तो 1 है, तो 1 यानी इस भाग का 1/4 हिस्सा हम बाहर निकालेंगे, तो टोटल मेरे पास 1/4 निकल जाएगा बाहर। पहला बार में 1/4 निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ पर बताइए शेष वायु कितना बचा बेलन में? शेष वायु कितना बचा? पहले हमारे बर्तन में कितना था? पूरा 1 भाग भरा हुआ था, और 1 भाग में 1/4 भाग निकल चुका है, यानी घटा देंगे। जो बाहर निकल गया उसको क्या करेंगे? घटाएंगे। अब टोटल इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? LCM ले लीजिएगा 4, यहाँ होगा 4 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 3/4। इतना हमारे जो है बर्तन में शेष बचा हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा निकालते हैं। ये देखिए, यही आपका जो है बताएगा कि AP में है या नहीं है। तो ये जो बचा शेष भाग, फिर अगला बार निकालेंगे। वायु फिर निकाला जाता है, वायु निकाला जाता है, वायु निकाला जाता है। तो वायु निकाला जाता है। फिर से गौर से देखिए, हमारे कंटेनर में कितना भरा हुआ था? शेष इतना बचा था, 3/4 मेरे यहाँ शेष बचा हुआ था। अब इसका कितना बाहर निकलेगा? तो 1/4 का मैंने गुना और 1/4, अर्थात हो गया 3/4 चौके 16। इतना भाग फिर से निकल गया। अब फिर अब शेष बचाना कि शेष क्या कितना बचा, तो लिखेंगे शेष वायु। तो शेष वायु कितना बचा?
तो बोलिए, पहले बर्तन में इतना था ना, 3/4 बर्तन में शेष था और इतना निकल गया, तो -3/16 कर देंगे। एलसीएम ले लेंगे कितना, 16, तो 16 4 चौके 16, तो 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं 9/16, 9/16। अब इतना फिर से मेरे पास शेष बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले इतना था, अब बचा इतना, अब फिर बचा इतना, फिर उतना का 1/4 भाग बाहर निकलेगा और फिर उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे पुनः फिर से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास जो देखिए कंटेनर में क्या क्या बचा, बेलनाकार जो बर्तन था, पहले था सिंगल 1 भाग, ठीक है। फिर दूसरा बार उसमें बचा 3/4 भाग, 3/4 भाग। फिर तीसरा बार हमें आया 9/16 भाग, 9/16 भाग। इसी प्रकार से आगे आते रहेगा। क्या आप इसमें दोनों को घटा के देखिए, क्या ये एपी में है? दो लगातार पदों के बीच में अगर अंतर समान है तो उसको हम लोग एपी में कहते हैं। अब यहाँ दो लगातार पदों के बीच में देख लीजिए अंतर समान है, नहीं है, अर्थात यह एपी में नहीं होगा। अब घटा के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। 3 को निकाल दिए, काफ़ी है। फिर इसका अगर आपको निकालना है तो 9/16 का 1/4 फिर से बाहर निकालेंगे और फिर जो आएगा उसको फिर 9/16 घटाएंगे, फिर से निकल जाएगा एक टर्म। और ऐसे 3 पद से ही हमें पता चल रहा है कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। लिख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से वही सवाल है कि सवाल को पढ़ना है और आपको यह बताना है कि यह सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, माने कुआं को खोदने जा रहे हैं और कुआं बनाने में हमको कितना पैसा की लागत आ रही है उस पर यह सवाल है, ठीक है। कहता है कि प्रथम मीटर, अगर पहला मीटर हम खोदते हैं, ठीक है, अगर पहला मीटर हम जैसे ही खोदते हैं, पहला मीटर अगर हम कुआं को खोदेंगे तो उसका हमें देना पड़ेगा 150 रुपया। उसको मिलेगा कितना जी मिस्त्री को, तो 150 रुपया उसको मिलेगा। तो मिस्त्री देखिए ये शर्त रखा ना, लेबर जो है बोला कि मिस्त्री बोले कि पहला मीटर अगर हम खोदेंगे तो हम आपसे लेंगे 150 रुपया, ठीक है। लेकिन अगले जैसा ही 1 मीटर हम आगे अंदर की ओर गहराई करेंगे, जैसे दूसरा मीटर हुआ, तीसरा मीटर अगर हम अंदर खोदेंगे तो इसका प्रत्येक जो है 50 रुपया आपसे ज़्यादा लगेगा, प्रत्येक बार 50 रुपया लेगा। कितना लेगा? 50। तो देखो ध्यान से, कहता है कि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लागत 50 रुपया बढ़ा देता है। 50 रुपया हर बार क्या कर रहा है, तो बढ़ा दे रहा है। बोला है ऐसे नहीं होगा, जैसे ही जाएंगे अंदर, दूसरा अगर किलोमीटर जैसे ही हम खोदना स्टार्ट करेंगे तो 150 में हम जोड़ देंगे जी, 50 रुपया जोड़ेंगे, यानी आपसे हम दूसरा मीटर खोदने के लिए कितना ले लेंगे, 200 रुपया ले लेंगे। फिर जैसा ही तीसरा मीटर में हम पहुँचेंगे तो फिर 200 में हम जोड़ लेंगे जी 50 रुपया और आपसे 250 रुपया हम ले लेंगे। कैसे रुपया ले लेंगे? 250 रुपया। फिर जैसे ही अगर 4 मीटर हमसे खुदवाइएगा तो 250 में 50 रुपया हम जोड़ेंगे, ऐसे हम ले लेंगे आपसे 300 रुपया। कैसे रुपया ले लेंगे? 300 रुपया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हर 1 किलोमीटर, हर 1 मीटर के बीच में 50 रुपया का अंतर है ना। कितना का अंतर है? 50 रुपया का। तो लागत जो हमारी लागत जो पैसा हम लगाए हैं, वह लागत जो पैसा जो यहाँ पर है वह एक एपी के रूप में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो है कुआं खोदने में आई लागत जो है, कुआं खोदने में आई लागत जो है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये भी आपको जो क्या करना है, चुन के आपको बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसको बनाने का प्रोसेस देखिए। लाइन के पहले ही मतलब पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन आपको दिया हुआ है कितना, तो ये मिश्रधन है, ठीक है। कौन सी है? मिश्रधन, यानी इंग्लिश में इसको अमाउंट कहते हैं। और यह मिश्रधन जो होता है वह कैसे देना है, तो CI पर। कैसे देना है? CI पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो अमाउंट को निकालना और उस अमाउंट को आपको देखना है कि क्या यह एपी में है या नहीं है। अरे जैसे ही यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है ना, आपको समझना चाहिए चक्रवृद्धि में ब्याज पे ही ब्याज लग जाता है, इसीलिए चक्रवृद्धि पर ब्याज पर कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं जाएगा। तो चलिए इसमें निकाल के ही देख लेते हैं।
तो चलिए सबसे पहला आपको हल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, कहता है प्रिंसिपल आपका कितना है, तो प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, तो 10,000 आपको रुपया दिया हुआ है ना। रेट बराबर आपको कितना दिया हुआ था, 8%। और टाइम बराबर प्रत्येक साल 1 वर्ष है। कई वर्ष में जा रहा है, तो ये इतना आपको दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ष जो है 1 वर्ष में आपको जाना है। टाइम बराबर जो है 1 वर्ष ले लेना है। कितना लेना है, 1 वर्ष। अब यहाँ से इसको आप हल करते जाइए। आइए पहले वर्ष के लिए इधर यहाँ से शुरू करते हैं। बोलिए, हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, तो इसमें हम निकाल लेंगे सबसे पहले यहाँ पर SI। क्या आई, SI बराबर था P यानी मूलधन गुने दर गुना समय बटा 100। भागा लगाइए, तो ये हमारा आ गया कितना, 800। तो 800 हमारा क्या आया जी, तो सिंपल इंटरेस्ट आया, ये हमारा ब्याज आया। लेकिन हमको तो अमाउंट लाना है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, SI प्लस मूलधन, यानी मूलधन हमारे पास कितना है, तो 10,000। इसमें हम 800 रुपया जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 10,800 रुपया। ध्यान दीजिएगा, पहले मेरे पास था इतना, अब इतना हो चुका है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आइए दूसरा बार निकालते हैं। क्या होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष का मिश्रधन होता है वह अगले वर्ष का प्रिंसिपल बन जाता है। अगले वर्ष का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो अगले वर्ष में हम निकालेंगे, फिर से हम निकालेंगे अमाउंट बराबर, डायरेक्ट फिर निकालेंगे। तो फिर से 1 साल का SI निकाल लीजिए। तो अमाउंट अब ये जो है ना, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जगह 10, 8 डबल 0 है, 8 × 1 बटा कितना हो जाएगा, 100। डबल 0 से ख़त्म। अगले वर्ष में इसको गुना करिएगा तो 8 64 हो जाएगा और 864 रुपया आ जाएगा। ये हमारा अगले वर्ष का क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। तो इस साल का भी अमाउंट आप निकाल दीजिए। तो क्या करिएगा, ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज, दोनों को आप जोड़ दीजिए। 10,800 में सीधा सीधी जोड़िए 864। अब इसको जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, आइए 4, 6, 8, 8, 6 और 10, 1, 11 इतना आ जाएगा। अब जरा आप ही देखिए, ध्यान से गौर से देखिए। ठीक है, हम पहला वर्ष हमारा कितना था, 10,000। दूसरे बार 800 बढ़ा और तीसरा बार देखिए ध्यान से कितना है, ज़्यादा बढ़ गया ना। तो ये तीनों आप देख लो गौर से, यह तीनों क्या AP में है, तीनों क्या है, AP में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कभी नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी रहेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, इसीलिए यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ नहीं है। समझ गए, लिख लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 में है, करा कि AP के 4 पद को लिखना है। कितना पदों को लिखना है, 4 पदों को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। AP के 4 पदों को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, पहला पद हमको दिया है और D दिया है। ठीक है, तो पहला पद तो आपका जो है A बराबर 10 हो गया। A बराबर क्या हो गया, 10, ये तो आपको मिल गया। अच्छा, दूसरा देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, दूसरा जब हम निकालेंगे तो ये हम क्या कर लेंगे ना, इसको आप कह दीजिए T1, पहला टर्म हो गया 10। ठीक है, अच्छा दूसरा निकालिए आप T2 बराबर होता है A प्लस D। अब जानिए A प्लस D आपको दिया गया है, ये T2 हम निकाल रहे हैं। ठीक है, A प्लस D, तो A का मान कितना है जी, तो 10 है। और D का मान कितना है जी, तो यहाँ पर रख देंगे, D का मान यहाँ 10 कर देंगे। ठीक है, A का मान यहाँ पर रख दिए 10 और D का मान भी यहाँ पर 10, यानी टोटल जो है 10 10 कितना हो गया, 20। यहाँ से निकाल लेंगे T3 बराबर, तो T3 बराबर होता है A प्लस, देखो T3 बोले ना, तो 3 बोले तो एक कम D लिखना है, तो 2D। तो लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस क्या D, 2D। अब A प्लस 2D जो यहाँ लिख दिए हैं, अब इसका मान भरिए। A का मान कितना है जी, तो A का मान है आपका 10 और D का यहाँ पर 2 हो गया। D का मान क्या हो गया जी, D का मान देखिए ध्यान से 10, तो ये भी 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो 10 दूना 20, 20 में 10 जोड़ो तो 30 हो जाएगा, यानी दूसरा हो गया 30। यहाँ पर ये T4, तो A प्लस, देखो 4 है ना, यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3D। कौन D, 3D, ये फार्मूला हमारा हो गया। ठीक है, जितना बोलेगा ना उससे 1 D कम लिखना है। अब A का मान देखो कितना है, A का मान देखिए ध्यान से, यहाँ पर 10 है और 3, और D का मान देखिए कितना है, तो D का मान देखो यहाँ पर 10 है, तो हो गया कितना, 10 तिया 30, और 30 में 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 40।
कहने का मतलब कि आपका जो है एपी का जो है 4 टर्म कौन कौन है, पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 20, फिर तीसरा हो गया 30 और चौथा हो गया 40। यही आपका एपी का जो है क्या है, 4 लगातार टर्म आपका हो गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दशमलव का। ठीक है, तो जल्दी इसको लिख लीजिए, दशमलव का भी ले लेते हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, दशमलव में दिया गया है, इसको आप बढ़िया से देखना क्योंकि दशमलव में है इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं, अन्यथा फिर तो आप हमसे पूछिएगा ही। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो है ना ए को ही हम T1 कहेंगे, तो ये हमारा हो गया -1.25। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, T2। तो T2 बोले तो 2 यहाँ बोले ना, तो अभी क्या लिखेंगे, A प्लस सिर्फ D लिखेंगे। तो बोलिए A का मान कितना है, तो यहाँ पर देखो A का मान क्या है, -1.25 और यहाँ प्लस दे देंगे, और D का मान देखो यहाँ पर क्या है, तो -0.25। ठीक है, अब ये आ गया, अब यहाँ पर -1.25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अब ये माइनस माइनस तो प्लस होगा लेकिन चिन्ह तो वही रह जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 1.50 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो देखो पहला मेरे पास ये आ गया, ये दूसरा निकल गया। ठीक है, तीसरा आते हैं T3 बराबर, यानी टर्म 3 बराबर। ठीक है, यानी A प्लस 2D। अब A का मान कितना है, तो A का मान यहाँ पर दिया हुआ है -1.25 और प्लस यहाँ पर 2, और D का मान यहाँ पर देखो क्या है, तो -0.25। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ -1.25 तो ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस 25 दूना 50, तो सीधा सीधा आप कहते हैं 0.50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या होगा 5 और 5 2 कितना होगा 7, और दशमलव हो जाएगा -1 पॉइंट इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से ये T4 निकाल लेते हैं। T4 A प्लस 3D, A प्लस क्या D 3D। A का मान देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1.25 प्लस 3, D का मान देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो -0.25। क्लियर। अब यहाँ पर जो -1.25 प्लस और माइनस 25 या 75, 0.75 आ जाएगा। अब यहाँ पर से इसको भी जोड़िए तो होगा 5 5 10, 7 2 9 1 10, और 1 1 हो जाएगा 2। कहने का मतलब सीधा इसको 2 कह सकते हैं। तो हमारे पास 4 गो टर्म कौन कौन आया, बोलिए। पहला टर्म हमारे पास आया कौन, तो जो सवाल में दिया था -1.25। दूसरा टर्म क्या आया, तो -1.50। तीसरा टर्म क्या आया, तो -1.75, और चौथा टर्म आया सिर्फ 2। तो क्या देखिए ध्यान से, ये चारों टर्म आपका लिख दिए ना, तो माइनस वाले में थोड़ा सा माइनस का प्रॉब्लम होता है, बढ़िया से इसको देख के जोड़िएगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए देखिए ध्यान से, अगले प्रश्न में देखिए, इससे आसान कोई सवाल होता है, गौर से देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि एपी का प्रथम पद एवं समांतर माने सार्वांतर ज्ञात करें। ठीक है, सार्वांतर ज्ञात करें। तो इतना आसान देखिए सवाल है। सवाल नंबर आइए पहला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुरू जो है ना, जहाँ से पहला स्टार्ट होता है वह एपी का पहला पद कहलाएगा। तो लिखेंगे प्रथम पद, कौन पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग A द्वारा सूचित करते हैं, तो प्रथम पद है 3, ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा कह रहा सार्वांतर, सार्वांतर देखिए यहाँ से सार्वांतर लिखना है। सार्वांतर को हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं, इसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर सार्वांतर क्या होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, तो दूसरा पद पहले लिखेंगे और घटाओ पहला करेंगे, है ना। पहला टर्म 3 में से -3 गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो -2 बचेगा। ये हमारा दूसरा सवाल, पहला का तो आंसर हो गया। दूसरा का भी उसी प्रकार से है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रथम पद। कौन पद बोलेंगे, तो प्रथम पद A बराबर हमको क्या दे दिया 0.6, लो आंसर आ गया। दूसरा कह रहा सार्वांतर लिखना है, तो सार्वांतर करने के लिए वही काम करना है जो ऊपर वाले सवाल में किया है। सार्वांतर यानी D बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो यहाँ हो जाएगा 1.7 माइनस यहाँ हो जाएगा 0.6। अब यहाँ पर घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 में से 6 गया तो होगा 1, और यहाँ 1 का 1 यानी 1.1 हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देख लीजिए कितना आसान सवाल ये पूछा जाता है। ठीक है,
है ना। प्रथम पद और सर्वांतर आपसे पूछेगा तो छोड़ना नहीं है एग्जाम में।